हॉस्टल के 300 रुपए महीने की फीस देने में परेशानी हो रही है। ये हॉस्टल की 300 रुपए महीने की फीस नहीं देना चाहते, इसलिए इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक ये छात्र सिर्फ 10 रुपए महीने में जेएनयू के हॉस्टल में रहा करते थे। आप सब के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि 10 रुपए महीने में अभी जेएनयू के हॉस्टल में इन छात्रों को जगह मिलती है। 10 रुपए में आज आपको 1 कप चाय मिलती है, और जितने पैसे में आपको 1 कप चाय मिलती है, उतने पैसे में ये छात्र 1 महीने हॉस्टल में रहते हैं। जेएनयू जैसी जगह पर राजनीति करते हैं, अलग अलग पार्टियों से टिकट लेते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, टीवी पर आते हैं, स्टारडम लेते हैं और मजा करते हैं। छात्रों का यह हाल तब है जब जेएनयू के आसपास के किसी इलाके में अगर आप 1 कमरा किराए पर लेने की कोशिश करें। दिल्ली में जेएनयू जिस इलाके में है, वहां के आसपास के इलाकों में अगर आप 1 कमरा, छोटा कमरा भी किराए पर लेंगे तो कम से कम आपको 10,000 रुपए प्रति माह का किराया देना पड़ेगा। उस इलाके में ये छात्र 10 रुपए प्रति माह का किराया देते हैं अपने हॉस्टल का, और ये सब करने के बाद भी उसी देश को गालियां देते हैं, उसी सरकार को गालियां देते हैं जो सरकार इनके किराए को भरती है, जो इन्हें सब्सिडी देती है, जो इन्हें ग्रांट देती है, जो इनकी पढ़ाई का जो पूरा खर्चा है वो उठाती है। कितनी बढ़ी है फीस? पहले सिंगल सीटर कमरे का चार्ज था 20 रुपए महीना, अब 600 रुपए महीना। डबल सीटर कमरे का चार्ज पहले 10 रुपए महीना था, अब 300 रुपए महीना। जेएनयू में इस वक्त सालाना हॉस्टल चार्ज करीब 8,000 रुपए है। अगर नया हॉस्टल मैनुअल लागू होता है तो ये बढ़कर 42,000 हो जाएगा। पहले बिजली पानी का बिल नहीं चुकाना होता था, अब वो भी देना होगा। अगर उसे भी जोड़ दें तो ये खर्च करीब 50,000 के आसपास होगा, यानी मोटा माटी 6 गुना वृद्धि। हॉस्टल फीस में 600% का सीधा इजाफा। पहले रूम रेंट 10 रुपए था, जो अब 300 रुपए हो गया। लेकिन आप 12,000 रुपए कमाने वाले परिवार के हिसाब से देखिए, तब आप इस 10 रुपए पर हंसना बंद कर देंगे। एक ऐसा इंसान जिसके घर का जो फैमिली इनकम है वो 12,000 है, जो कि जेएनयू के 40% छात्रों का है। क्या 40% छात्र यहाँ के छोड़ दे यूनिवर्सिटी? और जेएनयू में अभी सर्वे भी हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के है, यानी कि उनकी मंथली इनकम 12,000 से कम है। मेरे पिताजी सड़क पर अब साइकिल पे सामान लोड करते हैं, सड़क पर चिल्ला चिल्ला के, गली मोहल्लों में चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं, और वही किसी दिन 200 आया तो किसी दिन 300 आया। इनकम कम की बात मैं कर रहा हूँ। किसी दिन 200 आया, किसी दिन 300 आया, किसी दिन कुछ नहीं आया। जिस दिन नहीं गए, जिस दिन तबीयत खराब है, उस दिन कुछ नहीं आया। जैसे सीजन हुआ तो बीज भी बेचे खरीद के, सीजन हुआ तो टुकड़ी भी बेचे, सीजन हुआ तो सब्जी भी बेचे। तो एक गरीब को कई तरह का प्रोफेशन करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, और वो मेरे पिताजी करते हैं, और दूध भी बेचते हैं। पापा मेरे टेलर है, जिनका 6,000 से भी काफ़ी कम इनकम होता है मंथली। वो अभी मुझे नहीं पढ़ाते। एक भैया है जो मुझे पैसा देते, वो सोशल वर्क करते, इसलिए वो मुझे पढ़ा पाते, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मली जोड़ूँ तो यहाँ लगभग 3,000 रुपया अभी मेस में देता हूँ, और 2,500 पिताजी रूम में देते हैं। मेरी बहन में भी लगभग 3,000 खर्च है ही पढ़ाई में। फिर बाकी वो लोग खाते हैं, रहते हैं कैसे, और पैसे आ रहे हैं, और पापा मुझे कितना दे सकते हैं? 3,000 4,000 तक कभी दे देते हैं। उससे ज़्यादा मुझे खुद शर्म आएगा उनसे मांगने में। तो मैं यही करूँगा, डायरेक्ट छोड़ दूँगा, कोई कुछ सोचना ही नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के बांद्रा में जामा मस्जिद है, और इस जामा मस्जिद के पास अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत
कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? 14 अप्रैल को जब मुंबई के बांद्रा स्टेशन के परिसर में 1,500 से भी ज्यादा लोग जमा हो गए और गांव जाने की बात करने लगे यूपी और बिहार, तो कई न्यूज चैनलों को मजदूरों की अपनी पीड़ा से ज्यादा वहां पास की मस्जिद ज्यादा नजर आने लगी और वो मस्जिद को रेखांकित कर खबरें चलाने लगे। उन्हीं न्यूज चैनलों को उसी वक्त यह नहीं दिखा कि सूरत में भी बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं और प्रशासन के लिए चुनौती के सबब बन गए हैं। वो गांव जाने की जिद करने लगे, कहने लगे कि उनका पेट नहीं भर रहा और अब वो अपनों के करीब जाना चाहते हैं, पर मीडिया के लिए यह खबर नहीं थी। कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे। ये कोई मजबूर नहीं थे। खाने पीने का तकलीफ है मैडम, रहने का तकलीफ है। एक रूम में 8 लोग रहते हैं मैडम। और अभी इनको डर है कि कहीं कोरोना से पहले भूख और गरीबी इनकी जान ना ले ले। क्या मजदूर के नाम पर झूठ बोलकर, मजदूर के नाम पर अफवाह फैलाकर मोदी सरकार को इस वक्त बदनाम करने की साजिश हो रही है? दोस्तों ये समझिए, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ। जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से भगा देंगे। अब जाएंगे कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी, 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिल रहा खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना डाल दिया उसे डंडे मार के। ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, हम भी ऐसे जाइएगा। आप अम्बाला से ऐसे आ रही हैं बच्चे को गोद में लेकर? जी हाँ जी सर, 3-4 दिन हो गए। तो यहाँ रुक क्यों नहीं जाते फिर? यहाँ पे खाने का इंतजाम नहीं है क्या दिल्ली का? पैरों में चप्पल नहीं है, चिलचिलाती धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी है। इस इंसान को मध्य प्रदेश तक का सफर तय करना है। कौन सा गांव है आपका भैया? छतरपुर जिले के है? बड़ा मलहरा। कौन सा जिला है? छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। क्या करें? पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना। आप पहन के देखो, आता है क्या? पहन लो। क्यों निकलने का क्या परेशानी आ रही है यहाँ? निकलने के लिए बॉर्डर पार नहीं होने दे रहे। कौन नहीं पार होने दे रहा है? यहाँ पुलिस वाले सर। हाथरस की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने दलाली की। कांग्रेस की वो दलाली दिखाता हूं दोस्तों जो हाथरस में की गई। पूछता है भारत की दोस्तों, इस दलाली के पीछे कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित के परिवार को कहा ऐसे बोलो, वैसे बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो।
मतलब उनको समझाने की कोशिश हो रही थी तुम किस तरह से बात करोगे। ये राजनीतिक दल और मीडिया वाले होते कौन है? यह प्रश्न इसलिए नहीं लाया जाता कि बहस को लोकतांत्रिक बनाया जाना है, बल्कि इसलिए लाया जाता है कि सरकार से सवाल हटाकर विपक्ष को नकारा साबित करने का पंचिंग गेम शुरू हो सके। ये कौन है? सवाल है कि विपक्ष होना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 2012 में क्या निर्भया का सवाल विपक्ष का इंतजार कर रहा था? उस समय यह पहले जनता का सवाल बना। लड़कियों ने अपना सवाल बना लिया, बाद में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकी। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण? और दुर्भाग्य है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। देशवासियों, हम पहले ही शक था मुझे कि गिद्धों का एक गैंग हाथरस के ऊपर मंडरा रहा है। क्या गिद्ध गैंग में शामिल ये मीडिया आज पूरे देश के सामने माफी मांगेंगी? सारे ये जो मोमबत्ती गैंग है ना, ऐसे ही लोग को गिद्ध कहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं वल्चर। इन हाथरस के गिद्धों की गर्दन पकड़ने का समय आ गया है। इस पैटर्न को आप समझ लें। संस्थागत रूप से विपक्ष को जनता के दिमाग और उसकी नजरों से गायब किया जा रहा है, ताकि आपको और कमजोर बनाया जा सके। इसकी कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण, रेप और हत्या की ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि समाज में कानून का डर जैसे खत्म हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तो काफी हद तक जिम्मेदार मानी ही जाएगी, लेकिन हमारा समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो लड़की को हमेशा कमतर मानता है, कमजोर मानता आया है और बेजुबान मानता आया है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी लड़कियों को ही नहीं, अपने लड़कों को भी समझाना और सुधारना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द एक मरते समाज का हिस्सा बन रह जाएंगे।